अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गर्मी से नबर्द आसमां हम सभी हैं, साथ में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब भी हम सह रहे हैं। लेकिन आज अच्छी खबर आई है कि प्री मॉनसून सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और कुछ दिनों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे बारिश होने वाली है। बड़ी जरूरत है। आसार नहीं है अभी जितनी गर्मी चल रही है, लेकिन ये खुशखबरी। अच्छा, कल आपको पता है कि मेरे माली बाबा जो है ना वो कह रहे थे, मैंने ऐसे ही टेरेस पे कुछ पौधे शौधे रखे हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन माली अंकल आ जाते हैं उनकी देखभाल के लिए। तो वो मुझे बता रहे थे कि अब्दुल्ला भाई बस बारिश आई हाई। अच्छा। मैंने कहा अभी तो मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश आने वाली है, तो इसका मतलब है कि बारिश आने वाली है। बाबा ने पहले पेशगोई कर दी थी, यानी वो खासी जाहिर है अधेड़ उम्र है और इन लोगों का तो काम ही यही होता है। तो लेट्स सी कि उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है कि नहीं। अच्छे बादल आए होते हैं। हाँ बिल्कुल, शाम को बादल आए होते हैं। एक तो बारिशें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि हमारे जो दरियाओं में और डैम्स में पानी की सतह बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से नहरों में पानी की रवानी मुतासिर हो रही है। एक और छोटी सी बात हमने आपसे ये करनी है कि कुछ अरसे से क्या काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है, हम पहले भी आप लोगों को समझाते रहे हैं कि जो सियासतदान होते हैं इनसे हमेशा ये कोशिश किया कीजिए, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं बड़ी अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ खटके या किसी चीज़ पे आपको इब्हाम पैदा हो तो अंधी तकलीद में ना पड़ा कीजिए, आप उससे सवाल ज़रूर किया कीजिए। मतलब आपको अपने पसंदीदा सियासतदानों के बारे में, उनके इक़दामात और उनके स्टेप्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमेशा क्रिटिकली सोचना भी चाहिए और उनके बारे में सवाल भी करना चाहिए। उनसे भी उनके जो दूसरे लोग हैं उनसे भी, उनके जो निचली टियर की लीडरशिप है उनसे भी, क्योंकि जब आप सियासतदानों को पेशवा या इमाम बना देते हैं तो फिर वो, मेरा ख्याल है कि एक तो वो आपकी अपनी जहनी सेहत की अक्कासी करता है कि आप किस कदर जहनी पस्ती और जहनी गुलामी में मुब्तला हैं। तो आप नारा तो ये लगा रहे हैं कि आपने गुलामी की जंजीरें तोड़नी हैं, लेकिन आप खुद इतने जहनी तौर पर गुलाम बन चुके हैं, तकलीद करने हाँ, कि आप किसी एक इंसान को अपना इमाम बनाकर अपनी जिंदगी में उसको पेश कर रहे हैं, और चाहे वो झूठ बोले, गलत कहे, कोई भी प्रोपेगेंडा करे, फॉलो कर रहे हैं तो आप बहस बराए बहस तो करेंगे, लेकिन आप गलत को गलत और सही को सही, हाँ, चाहे कोई भी इदारा किसी भी किस्म की बारहा एक एक्सप्लेनेशन दे दे किसी भी मौजू पर, लेकिन चूंकि आपके लीडर ने, जो आपकी नजर में सबसे सच्चा इंसान है, उसने एक बात कह दी है तो आप उससे सवाल नहीं करेंगे। हो सकता है भाई वो भी तो गलत हो। तो आप गुलामी की ये जंग जीतने से पहले अपने अंदर जो अपने आप को आपने गुलामी की ये बेड़ियां बांधी हुई हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द आंखों के वो पर्दा डाल लिया और बस एक ही डायरेक्शन में देखे चले जा रहे हैं। उन जंजीरों को तोड़ने के बारे में भी सोचें। इस तरफ भी एक्सट्रीम है और उस तरफ भी एक्सट्रीम है, ये ट्रेंड बड़ा देखने को मिलता है। मजीद भी हम कुछ बात करेंगे। कल पंजाब असम्बली में दोबारा वही बहरानी कैफियत थी। एक बात तो तय है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो भी लोग इस बहरान के जिम्मेदार हैं, तारीख तो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखेगी नहीं। ये बात तो जहन नशीन कर लेनी चाहिए और बहुत से लोगों को यकीनन इस मौके पर सोचना चाहिए कि वो जिस स्टेज पर हैं, तारीख उन्हें किन अल्फाज में याद रखें, उन्हें उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आज 2 इजलास तलब किए गए वैसे पंजाब असम्बली के, एक गवर्नर पंजाब की जानिब से और एक स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला, आज आपने चाय नहीं रखी, क्या आप भी अपना जो रोल अदा करना चाह रहे हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने में? देखिए, मैं जरूर रोल अदा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूंगा कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, आवाम से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें ज़रूर दर्स दें, आप हमें ज़रूर भाषण दें, आप हमें ज़रूर किफ़ायत शारी के मशवरे दें, लेकिन हमें आपकी किफ़ायत शारी भी नज़र आनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब की बात नहीं कर रहे हैं हम, ही इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन और लिटरली वो, उनकी लोग गारंटी देते हैं, उनके बारे में लोग ये कह सकते हैं तस्दीक के साथ कि एक ईमानदार सियासतदान, ईमानदार शख्स हैं, लेकिन एज अ होल हमें पूरी सियासी लीडरशिप में एक ऑस्टेरिटी की जो बात की जा रही है ना, जिसकी तवक्को आवाम से भी की जा रही है, हमें क्या इनके डालों की तादाद में कमी नजर आ रही है? क्या इनके पीछे जो पुलिस वाले गनमैन, क्या लटरम पटरम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें क्या कमी नजर आ रही है? सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन अमल दरामद होता भी दिखना चाहिए। इमरान हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए शहबाज हुकूमत भी किफायत शुमारी पर जोर दे रही है। बढ़ती महंगाई पर हर कोई परेशान, और ऐसे में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अवाम को एक कीमती मशवरा दिया है। वो मशवरा क्या है, पहले वो आपको दिखाते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जे जाए जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है कि वो सारी
आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है ने ठीक किया, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो चाय पीने के शौकीन है उन्होंने बड़ा पर्सनली मतलब मैं 2 ही कप चाय पीता हूँ दिन में, एक सुबह को और एक शाम में। सो इससे कम तो शायद मेरे लिए करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लिटरली मैं रोटी को थोड़ा कम कर सकता हूँ कि 1.5 के बजाय 1 रोटी कर सकता हूँ, लेकिन उस 1 रोटी के साथ चाय का कप होना तो ज़रा आपकी ज़िंदगी सुकून में रहती है। गर्मी हो या सर्दी हो, चाय दुनिया भर का मकबूल तरीन, दुनिया भर का क्या हमारे कॉन्टिनेंट का, हमारे खित्ते का मकबूल तरीन मशरूब है। और लोग कंपेयर करते हैं, जनाब हम तो यूरोप, अमेरिका और पता नहीं किस किस मुल्क से ज़्यादा चाय इंपोर्ट करते हैं। तो भाई वहाँ कॉफ़ी की इंपोर्ट देख लें, हमारी अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है चाय की इंपोर्ट का बिल, तो वहाँ कॉफ़ी की इंपोर्ट का बिल जो है दीगर ममालिक में वो बिलियंस में है, क्योंकि दे आर प्राइमरीली अ कॉफ़ी कंज्यूमिंग नेशन। हम किसी भी मुल्क की दीगर मुल्कों की बात कर लें, वी आर टी कंज्यूमिंग नेशन। सो प्लीज़ ये 2 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को जो है ना, ये कंपेयर ना किया कीजिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो हम सुन रहे हैं, इससे पहले हमें चीनी कम इस्तेमाल करने के मशवरे दिए जा चुके हैं। टमाटर की जगह दही इस्तेमाल चले वो तो हम कर ही ले, वैसे उस मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी मिडिल क्लास अम्मियां ना पहले करती है। टेक्निकली बात करें तो एहसन इकबाल साहब आदाद शुमार देके बात जो है वो ठीक कह रहे हैं, और उनका यही कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल जो है वो 84 अरब रुपए की चाय पाकिस्तानी पी गए। अच्छा जी, पीटीआई वाले भी इसी किस्म के मशवरे देते थे जब बरसर इक़्तिदार थे। सुनिए जरा याद दहानी के लिए क्या कहते रहे। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इत्तेफाक करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियाँ खा सकेंगे। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। जब आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मसला ये है पाकिस्तान में कि हम कहते हैं जी गोश्त महंगा हो गया, मुर्गी महंगी हो गई, लेकिन हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उससे बेहतर ये कि उससे जान छुड़ाओ, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदार ने उगाया हुआ है ना। टमाटर दही वाला मशवरा हमें तो ना दे, मतलब हमारी अम्मियों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जब टमाटर महंगे होते हैं तो दही इस्तेमाल करना है, और इस ऑल्टरनेटिव वाइस वर्सा करना है जब टमाटर सस्ते हो जाए। तो तावील भी तो सामने आती है कि जो दही का टेस्ट सालन में आता है वो टमाटर का नहीं आता। लेकिन पीटीआई के नाम दही और दूध की कीमतें कौन सी कम है? अब तो मेरा ख्याल है वो ऑप्शन भी जो है ना, जब टमाटर बिल्कुल ही रीड से बाहर हो जाएं तो आप दही इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर मतलब कितने ही घर हैं इंक्लूडिंग माई ओन होम जहाँ पे दूध से खुद ही दही जमा लेती हैं वालदा हमारी। सो वो भी एक पता ही है आपको प्रोसेस होता है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं। सो पीटीआई के रहनुमा भी ऐसे मशवरे देते रहे हैं, और ठीक है एहसन इकबाल को किफायत शुआरी की फिक्र है, लेकिन अवाम उसी सूरत में ऐसे मशवरों पर काम धरेंगे जब उन्हें लगेगा कि हुकूमती वजीर और मुशीर खुद, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, कि वो इसकी मिसाल बन रहे हैं। बिल्कुल जी। कल एक और मामला सामने आया, और उस मामले के बाद लिटरली आप और मैं और कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि ये बहस खत्म हो जानी चाहिए, जो अमरीकी साजिश पर बयानियां हैं ये दम तोड़ जाएगा, लेकिन नहीं। इसी पे तो पीटीआई की सियासत खड़ी है। जनाब हम बात कर रहे हैं, DGISPR ने एक बार फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के साजिशी बयानियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि इमरान खान की हुकूमत किसी भी साजिश की वजह से नहीं गिरी थी। हक़ाइक़ को मस कर इदारों को निशाना बनाने का हक किसी को हासिल नहीं है। इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में कोई इस अमरीकी साजिश के भौने बयानिए को इसका पोल खोल नहीं सकता था। लेकिन क्या कीजिए कि हम शुरू में ये बात कर रहे थे ना कि जब आप सियासतदानों को वली और इमाम बना लेते हैं अपने जहनों में, तो आप अपने ही जहनों पर ताले लगा लेते हैं और अपने आप को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। तो जिस गुलामी से निजात हासिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को जहनी गुलामी से निजात दिलाइए। सबसे पहले तो अपने सियासतदानों को ज़रूर वोट कीजिए, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाना, उनसे उनके कियों पर सवाल करना सीखिए। खैर, तर्जुमान पाक अफवाज पाकिस्तान की इस तरदीद के बाद शक व शुबे की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है, और जो हो थी भी अगर तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले भी इमरान खान के साजिशी बयानिए पर फौज का मौक़िफ़ दे चुके हैं। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे,
और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़े तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन पाक फौज की वजाहत के बावजूद इमरान खान नहीं रुके और वो अब तक साजिश का ढंडोरा पीट रहे हैं। वो शहबाज हुकूमत के लिए मुस्तकिल इम्पोर्टेड हुकूमत की इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहते रहे हैं खान साहब, ये भी देखिए। ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहाँ से जो साजिश हुई है, ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। ये राजा रियाज वाली बात तो चलें दिल को लगती भी है, क्योंकि लिटरली वो तो मजाक ही है। जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने उसी पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है वो ऐलान कर चुके हैं कि उसके टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो उनसे आप क्या अपोजिशन की तवक्को कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब राजा रियाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हुए थे, वैसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ख़ास खान साहब आपको भी, तो उस वक्त शायद जमहूरियत मजबूत हो रही थी, क्योंकि आपके अपने लिए कोई भी कानून हो, कोई भी ज़ाब्ता हो, कोई भी अखलाकी मामला हो, वो सब तब्दील हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान सियासी तकरीरों और इंटरव्यूज़ में एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल के ताने भी देते रहे हैं, और यहाँ तक कि वो लाहासिल किस्म का एक लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं और अब दूसरे लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान की तमाम सियासी कारकर्दगी जो है, उनकी तमाम सियासत जो है वो कारकर्दगी की बजाय बैरूनी साजिश के बयानिए पर खड़ी है, और ऐसे में एक मरतबा फिर पाक फौज की जानिब से वजाहत के बाद इमरान खान की साजिशी बयानिया जो है वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है। अच्छा जी, हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, मुसलसल आपको याद ही है जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मामला था और नई हुकूमत तश्कील दी जा रही थी, हम सो रोज़ आपसे बात कर रहे थे और रोज़ एक नई डेवलपमेंट थी। अब दोबारा से DG ISPR की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है और इमरान खान का इसरार जो है अमरीकी साजिश वाला, उस पर फिर से इतनी वाज़े एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बयानिया है उनका, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के पास क्या अब भी कोई जवाब बचता है आपके ख्याल में, या वो करेंगे और अपना वही मौक़िफ़ दोहराएंगे? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उनके पास तो पहले भी ये जवाब नहीं था कि वो गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो एक गैर मुल्की साजिश का एक बयानिया बना लिया। हालांकि अब वो खुद कहते हैं कि उन्हें तो पिछले साल जुलाई अगस्त से पता था कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और ख़ास तौर पे आप देखें कि जो DG ISPR ने जो जवाब दिया है वो दरअसल उन्होंने शेख रशीद अहमद को जवाब दिया है, और शेख रशीद साहब जो हैं उनके अपने बयानात में बहुत कंट्राडिक्शन है। अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे जी कि मुझे तो हुकूमत जाने से 2-3 महीने पहले पता लग गया था कि जनाब मेरी हुकूमत जा रही है, मुझे IB ने बता दिया था। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जनाब के हमारे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई है और फ़ौज जो है उसने गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया उसको मुस्तरद नहीं किया। तो अब तो DG ISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कर दिया है। मसला ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अभी भी अपने आप को फ़ौज के एक गैर एलानिया तर्जुमान के तौर पे पेश करते हैं। तो DG ISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके सारे मौक़िफ़ की तरदीद कर दी है, और जो इमरान खान का जो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अगर किसी को कोई शक को शुबा रह गया था तो वो नहीं होना चाहिए। और ये बात तो मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने उनके सामने बात रखी कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी हुई तो कोई साजिश नहीं थी। अब ये उन दिनों की बात है जब एक तरफ इमरान खान कह रहे थे कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है, और साथ ही साथ आपको याद होगा कि 23 मार्च को जब इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाया गया तो उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत ने अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे को भी बुलाया हुआ था। तो एक तरफ इमरान खान उन दिनों में इंक्वायरी करवा रहे थे कि जनाब मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया, और साथ ही
अमेरिका के नुमाइंदे को OIC के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया हुआ था। तो इमरान खान साहब ने ज़बरदस्ती एक गैर मुल्की साजिश का बयानिया खड़ा है। अब वो बयानिया जो है वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको पता चलेगा कि ये एक अफसाना था, और अफसाना जो है वो अफसाना ही होता है, उसमें हकीकत का रंग भरने की आप जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन उसके लिए आप को सादत हसन मंटो की खिदमत हासिल करनी पड़ेगी। सवाल तो उस वक्त भी किया गया था, और उस वक्त भी जो PTI के रहनुमा उनका कहना था कि एक डिप्लोमेसी भी होती है, ममालिक के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल ताल्लुकात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा अमीर साहब, साजिश का बयानिया इस तरह से चैलेंज हो चुका है और सड़कों पर एहतजाज के आसार नज़र नहीं आते, तो इमरान खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान साहब ने अपनी जो एहतजाज की सियासत है उसका पहला फेज़ जो है वो गैर मुल्की साजिश के बयानिए के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा मुतारफ़ करवाया। लेकिन अब आप देखें कि वो जिस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहते हैं उस हुकूमत के लिए अमेरिका ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। IMF और वर्ल्ड बैंक भी जो है वो उस हुकूमत के लिए अभी कुछ नहीं कर रही, और जो वादे इमरान खान ने IMF के साथ किए थे उन वादों को ये नई हुकूमत निभा रही है और रोज़ पेट्रोल और बिजली को महंगा कर रही है। तो इसलिए अवाम जो कि इस वक्त महंगाई के बोझ से चीखे मार रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ठीक है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस महंगाई से उनको ये भी समझ आ रही है कि वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो अफसाना था वो झूठ था। तो अगर इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो IMF जो है वो इस हुकूमत को कोई रिलीफ तो देती। तो इसलिए ये तो इमरान खान का बयानिया जो है पिट चुका है। अब इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ गलतियां करे। तो जिस तरह ये हुकूमत गलतियां करती जाएगी तो इमरान खान साहब उसके मुताबिक नए नए नैरेटिव बनाते जाएंगे। लेकिन जहां तक उनके गैर मुल्की साजिश के नैरेटिव का ताल्लुक है तो वो नैरेटिव नाकाम हो चुका है। और ये जो महंगाई हो रही है ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अगर ये कोई इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो इसको IMF कुछ ना कुछ तो रिलीफ देता, लेकिन IMF तो इस सो कॉल्ड इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं दे रहा। अच्छा चले, इमरान खान साहब की तो जो नए नए उनके जहन में आइडियाज़ आते रहेंगे वो उसको बुनियाद बनाकर नए नए नैरेटिव बनाते रहेंगे। उनकी अपोजिशन को एक तरफ रखें भी तो जो मौजूदा हुकूमत में उनकी परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह क्या ही उसके क्या कहने हैं, मतलब डिलेड डिसीजंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, और अब बजट के बाद भी असरात कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो क्या ही कीजिए, ये हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह अपने लिए खुद ही शायद ख़तरा ना बन जाए। मीर साहब, आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो रही, इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर से कोई ख़तरा जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनको अगर कोई ख़तरा है तो उनको अपने आप से ख़तरा है। यही मैं आपको जो अपनी बात है ये मुंतबिक करूँगा इस हुकूमत पे कि जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी दूसरे ने कोई साजिश नहीं की, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश किया तो ख़ुद इमरान खान ने किया। इसी तरह इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। इस हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो अपने आप से है। ये हुकूमत जो है ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है। इस हुकूमत को चाहिए कि जो अपने कोलिशन पार्टनर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बलोच सियासतदान हैं, उनको खुश रखे। अब देखें, कल अख्तर मैंगल साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट से मुझे ख़तरे की बू आ रही है, और अख्तर मैंगल साहब के 4 वोट हैं कौमी असम्बली में। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चाहिए कि जिन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के साथ जो वादे वगैरह किए हुए हैं उन वादों को निभाने की कोशिश करे, और टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ना अख्तर मैंगल साहब को, ना खालिद मक्सी साहब को, ना शाहजहान बुख्ती साहब को, और ना ही असलम भुतानी साहब को। ये सारे जो हैं ये बलूचिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेबल सियासतदान हैं। इनके साथ जो आपने वादे किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनके साथ वादे पूरे नहीं किए, इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। तो अगर शहबाज शरीफ साहब इनके साथ वादे पूरे नहीं करेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है ये इमरान खान साहब को छोड़ देंगे। और अख्तर मैंगल साहब ने सबसे पहले इमरान खान को छोड़ा था, और ऐसे हालात पैदा ना करें कि अख्तर मैंगल साहब सबसे पहले शहबाज शरीफ को छोड़ दें। बिल्कुल अच्छा मशवरा है मीर साहब, आपका शुक्रिया। और शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि जो आप वादे करके अपने साथियों को साथ मिलाकर बरसरे इक़्तिदार आए हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे आपको, और आपका फिर उनसे गिला बनता भी नहीं है, क्योंकि वो पहलों को भी इसीलिए छोड़ के आए थे कि उन्होंने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए थे। या तो आप वादे करते नहीं, अगर आप पूरा करने की सकत और सलाहियत नहीं रखते थे, और अगर किए हैं वादे
तो फिर आप पूरा करें। पंजाब में अब तक की सियासी इंतजामी और बहरान की सूरत हाल से मुताल्लिक आपको बताएंगे कि पंजाब बदस्तूर सूबा इन तमाम बहरानों की जद में है, सबसे बड़ा सूबा और सियासी इंतजामी। और कल पंजाब असम्बली जो अखाड़ा बनी रही उस पर खास तौर पे बात करते हैं। हमजा हुकूमत ऑपोजिशन के सामने कमजोर तरीन साबित हो रही है और एक बजट पेश करना उनके लिए एक अजाब बन चुका है। इस लड़ाई में नुकसान पंजाब के अवाम का हो रहा है। 2 दिन गुजरने के बावजूद पंजाब का बजट कल भी पेश नहीं हो सका और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पूरी हमजा हुकूमत को बेबस कर रखा है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आकर ऑपोजिशन अरकान से फर्दन माफी नहीं मांगेंगे, बजट पेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि चौधरी परवेज इलाही ने कल खुद हमारे प्रोग्राम में ये यकीन दहानी कराई थी कि बजट इजलास हो जाएगा। बजट पेश हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। डेडलॉक सिर्फ पेश ही होगा। उसके बाद फिर जो इन्होंने तय किया है कि इन्होंने पर्चे खारिज करने हैं जो झूठे इन्होंने और गाड़ियां तोड़ी हैं हमारे MNA, वो मौफी वाला जो मुतालबा है आपका चीफ सेक्रेटरी और वो तो रहेगा, वो तो बिल्कुल इसको पेश होना है। देखिए आइन के तहत हमें इख्तियार है क्या आप किसी को भी बुलाने का इन लोगों और नहीं उनको आना पड़ेगा। मौफी वाले मामले पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे आप? ऐसे बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये हाउस का मामला है ना। देखें हम 5 की हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है इनसे, तो मेजॉरिटी जो है वो अगर जो फैसला करती है उसको नहीं मैंने देखना। लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास 1 बजे तक मुलतवी फिर कर दिया गया। परवेज इलाही ने बजट कल पेश न होने की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी है। आज कानून के मुताबिक इजलास कंटिन्यू था, इजलास चल रहा था और मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें, आएँ बजट पेश करें। और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असम्बली को, वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हैं और हमारे पास पूरा सारा है इसमें कि अभी तक कोई जो रिसीविंग रजिस्टर है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं है अभी तक। जियो न्यूज़ आजम मलिक हमारे साथ मौजूद है। आजम, बजट इजलास के मनसूख और मुलतवी किए जाने से पंजाब में एक नया बहरान पैदा हो गया है। आज 2 इजलास तलब किए गए हैं। पंजाब असम्बली का स्टाफ जो है वो आज स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देने जा रहे हैं या गवर्नर के इजलास में? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 इजलास बुलाए गए हैं। आज पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ स्पीकर ने गुज़श्ता रात जो 40वां इजलास था जो वज़ीर आला की काउंटिंग के गिनती पर शुरू हुआ था उसे बर्खास्त कर दिया और 41वें एक नए इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो ऐवान इकबाल में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस पर मौक़िफ़ लिया है कि जब तक स्पीकर ऐवान के अंदर मौजूद होते हैं कोई दूसरा इजलास तलब नहीं किया जा सकता। स्पीकर चाहें तो वो कायम स्पीकर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और स्पीकर चाहें तो वो छुट्टी पर चले जाएं या वो बीमार हो जाएं या वो इस काबिल ना हो कि वो इजलास को कैरी कर सके तो डिप्टी स्पीकर कर सकता है। तो इस वक्त एक बहरानी सी कैफियत है। जो स्पीकर ऑफिस के मुलाजमीन हैं वो तो पंजाब असम्बली में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, जबकि ऐवान इकबाल के बाहर भी तैयारियाँ, जब हम अभी गुजर रहे थे वहाँ पर भी तैयारियाँ जारी हैं। जनरेटर्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और इजलास की तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। 3 बजे वहाँ पर भी इजलास होगा। आइनी माहिरीन के मुताबिक ये जो बहरानी कैफियत पंजाब के अंदर बजट इजलास पर पाई गई है इससे पहले कभी भी देखने में नहीं आई कि एक ही वक्त में 2 इजलास तलब किए जा चुके हों। एक तरफ स्पीकर अपनी चेयर पर बैठा हो तो डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत एक दूसरा इजलास तलब कर लिया गया हो। तो इस वक्त एक आइनी और बहरानी कैफियत है। बजट जो है वो 2 रोज़ से पेश नहीं हो सका। तो इससे पहले जब हमने वज़ीर आला के मामले पर ये तमाम बहरान देखा था तो फिर अदालत से रुजू कर लिया जाता है किसी न किसी तरफ से। क्या इस मामले पर अभी तक किसी ने अदालत से रुजू किया है? अब्दुल्ला, एट द एंड ऑफ द डे यही लग रहा है कि ये अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पार्टीज़ किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होने को तैयार। हुकूमत ये कहती है कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ऐवान के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अगर वो ऐवान के अंदर आते हैं तो किसी किस्म की भी रूलिंग स्पीकर की तरफ से दी जा सकती है जिसको बाद में काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि वो हर सूरत इस पर डटी हुई है। ताहम अब्दुल्ला, एक और बात है, अपोजिशन थोड़ी सी डिवाइड नज़र आई है। अपोजिशन के जो नज़रियाती
अरकान हैं जैसे सप्तान खान है, मियाँ महमूद रशीद है या दूसरे लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि बजट इजलास हो जाए, जबकि मियाँ असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, यासर हमायूं जो हैं वो ये चाहते हैं कि पहले IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आएँ, उनसे माफ़ी मांगें और उसके बाद मुकदमात ख़त्म हों और फिर ये सिलसिला आगे चले। अच्छा, लास्टली आज़म ये बताइए कि ऐवान इकबाल में सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा? जी देखें, अभी आईनी माहिरीन और पंजाब असम्बली के अंदर जो कानून को जानते हैं, जब उनसे हमारी ये बात हुई तो उनका कहना था कि यही हैरानकुन बात है कि सेक्रेटरी कौन होगा। तो जिस तरह से नोटिफिकेशन किया गया है कि डिप्टी स्पीकर इजलास को चेयर कर सकता है, इस तरह से वज़ीर आला ऑफिस के अंदर कोई 25 के करीब डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं और यहाँ पर भी डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। काम तो फिर चला लिया जाएगा ना। ऐवान इकबाल के अंदर आपने जब एक नया इजलास तलब कर लिया है तो सेक्रेटरी असम्बली ना से ही आप किसी कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी के साथ, किसी डिप्टी सेक्रेटरी के साथ आप इस इजलास को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन स्पीकर ऑफिस ये कहता है उस इजलास की आईनी हैसियत नहीं, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नर जो है वो पार रखते हैं, वो कभी भी इजलास तलब कर सकते हैं और किसी को भी स्पीकर नामजद कर सकते हैं। वो डिप्टी स्पीकर हो, वो पैनल ऑफ चेयरमैन हो, उसको बुलाकर इजलास तलब कर सकते हैं। तो मुझे लग यही रहा है कि ये अब मामला अल्टीमेटली कोर्ट की तरफ चले जाएगा। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आईनी तौर पर इजलास तलब कर सकते हैं। दोनों तरफ से आज मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अभी हर बंदा इस शशोपंज में है कि उसने करना क्या है। अगर बजट वहाँ पर मंजूर होता है तो एक बात ये भी है कि जो कट मोशंस होती हैं, जो अपोजिशन पेश करती है, अपोजिशन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो उस इजलास में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो इस इजलास में नहीं आएंगे। तो फिर ये बजट जो है वो पेश होगा डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत, फिर उसके बाद एक आईनी बहरान शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये कोर्ट की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया आपका आज़म। लेट्स सी क्या होता है। आप भी सारा दिन कल भी हमारे लिए कवर करते रहे हैं, आज भी सर्टनली आप तमाम मामलात पर नज़र रखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक तो अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन मर्दों में भी सेहत से मुताल्लिक बात करने की उतनी ही ज़रूरत है जैसे कि हम ख़वातीन में पर्टिकुलरली कैंसर जैसे मरज़ से आगाही से मुताल्लिक बात करते हैं। बहुत सी तरह के कैंसर हैं जो मर्दों की सेहत को मुतासर करते हैं, जिसमें नाक, गले और मुंह के हिस्से के कैंसर, फिर प्रोस्टेट और रेक्टेल कैंसर्स। और इसी मुताल्लिक आगाही पैदा करने के लिए मर्दों की सेहत से मुताल्लिक सेहत की अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हफ्ता मनाया जा रहा है। 13 से लेकर 19 तक ये हफ्ता मनाया जा रहा है मर्दों की सेहत के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने के लिए। जिस तरह खवातीन से मंसूब खास बीमारियों पर बात होती रही है, बिल्कुल उसी तरह मर्दों की बीमारियों से मुताल्लिक भी बात। डॉक्टर महविश शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजी से इनका ताल्लुक डिपार्टमेंट से खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मर्दों में सबसे ज़्यादा किस तरह के कैंसर आम हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो है मुझे अपने शो में इनवाइट किया और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, उसको डिस्कस करने का जो है वो मौका दिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेल जेंडर के हवाले से, तो इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो डिफरेंट कैंसर्स देखे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ना यंग एज की, यंग टू मिडिल एज के लोगों की, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो हेड और नेक के कैंसर देखे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ओल्ड एज के लोगों की, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोस्टेट के कैंसर देखे जाते हैं। सो हेड एंड नेक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि यंग एज में इसका सामना करना पड़ सकता है, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? बेसिकली ये हमारी पॉपुलेशन में तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं और इसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो स्मोकलेस टोबैको का जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, जिसमें जो है वो तंबाकू वाला पान हो गया, छालियाँ हो गई, गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल, इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली जो है ना वो ये कैंसर्स होते हैं। तो स्पेशली जो है वो सिंध के अंदर जो है इसके बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, क्योंकि इन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो गुटखा और पान छालिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोस्टेट कैंसर फिर लेटर ओल्डर एज बेसिकली ओल्डर एज में है और वो बेसिकली हार्मोन्स की और अच्छा इसकी अलामात क्या हैं इनकी? अगर हेड एंड नेक कैंसर्स के हवाले से बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इसका प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई लंप होता है, यानी कोई घुटली होती है और उसका पता चल जाता है। देखिए जब वो बहुत छोटी होती है ना तो फिर वो इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती। गले में हो सकती है, नाक में हो सकती है, मुंह के अंदर हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो मुंह और गले में होती है, मुंह के अंदर और गले के अंदर देखी जाती है। जब वो छोटी होती है तो वो बिल्कुल पेनलेस होती है, तो पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो फिर उसके सिम्टम्स
आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें जो है वो ना खाना निगलने की सलाहियत में कमी हो जाती है, ठीक है, सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, ठीक है, मुंह के अंदर जो है वो छाले आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसी घुटलियों के अंदर जो है वो ब्लीडिंग भी उनसे अंदर जो है वो देखी गई। ये अगली स्टेज पे जाके लेटर स्टेज में बेसिकली देखा गया, अर्ली स्टेज में जी ये पाकिस्तान में जो है वो इनका इलाज है ना मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ना एग्रेसिव किस्म के कैंसर्स होते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमें 3 मोडालिटीज़ को बेसिकली यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम लोग सर्जरी भी करते हैं पेशेंट्स की, उसके बाद डिपेंड करता है कि उनके अंदर कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं या नहीं, फिर डिपेंडिंग अपॉन दोज हाई रिस्क फीचर्स उन पेशेंट को जो है वो ना रेडिएशन और कीमोथेरेपी फिर ऑफर की जाती है। और डॉक्टर साहबा ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये इसकी एज ब्रैकेट क्या है और ये इसकी वजह क्या होती है? ये ओल्ड एज के लोगों के अंदर देखा गया है, अमूमन जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है, और इसकी जो बेसिकली अलामात होती हैं वो ये होता है कि पेशाब में तकलीफ होती है, कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा होता, रुक रुक के आ रहा होता है, अच्छा एक बताइएगा, सिगरेट हम बताते हैं ये नहीं पीना चाहिए, छालियाँ पान गुटखा नहीं, एक और ट्रेंड है आजकल ये ई सिगरेट्स का, शीशा, एक तो शीशा और फिर ई सिगरेट्स और जूल्स और इससे जुड़ी वेप, 50,000 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी मैं एक स्टडी कुछ पिछले दिनों ही पढ़ा था कि ये भी प्रॉब्ली उतनी ही नुकसानदेह है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, और ये जो शीशा और ई सिगरेट्स है इनकी वजह से लेरेंजियल कैंसर्स यानी जो हलक के कैंसर्स हैं, यानी जो वॉइस बॉक्स के जो कैंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और ये मोस्टली जो यंग एज ग्रुप में देखने की वजह ये है कि यंग एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो एक एडवांस कैंसर के साथ ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर महविश, अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों के कैंसर के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो कितना ज़रूरी है कि उनमें फिर करेज भी हो और अपनी वेलबीइंग को टैकल करने की अपने इनको जो है ना वो इन चीज़ों को रोकना और इनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि ये ना इतने ना ज़्यादा इनके केसेस हम लोग देख रहे हैं, तकरीबन 30% केसेस जो हैं वो हमारे क्लिनिक में वो हेड एंड नेक कैंसर के साथ आते हैं और यंग लोग आ रहे होते हैं, और इसकी बेसिकली वजह ऐसी है जिसको अगर आपने रोक दिया तो फिर इन कैंसर का इंसिडेंस भी फिर कम हो जाएगा। और वजह से मुराद यही है कि बेसिकली ये जो गुटखा है, पान, छालियाँ, अगर ये सबको जो होता है ना वो अवॉइड कर दें तो फिर इनके केसेस जो होते हैं ना सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। बताइएगा, सीरियसली बताइएगा, आपके पास ये वेप और इससे रिलेटेड भी इश्यूज आए हैं, ई सिगरेट्स और इन चीजों? बहुत सारे केसेस आते हैं जो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं जिनके अंदर जो एकदम से सडनली उनकी आवाज तब्दील हो जाती है। वेप जो है वो तो सिगरेट से भी ज्यादा कहते हैं कि नुकसान। बच्चे ये समझ रहे हैं हमारे कि ये तो हम सिगरेट नहीं पी रहे तो ये इट्स ओके, सिगरेट छोड़ने के लिए बात लोग वेप का इस्तेमाल करते हैं। 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिगरेट्स, यानी 100 टाइम, यानी एक उसका जो है वो 100 सिगरेट्स के बराबर है। चलें, थैंक यू डॉक्टर महविश फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आई होप कि वो जो पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता ही है ना हर ज़माने में एक नई वबा सी सूरत इख्तियार कर जाता है मामला। पिछले दिनों शीशा था, शीशा खैर अब भी जिन्होंने पीना है वो पीते ही हैं, लेकिन अब ये छोटे छोटे ई सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है ना USB की तरह जो लगते हैं बिल्कुल, वो बच्चों ने अपने साथ रखे हुए हैं जेब में। इससे ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि ना तो ये एक कूल है और ना ही सिगरेट छोड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि 100 टाइम्स ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है आपकी सेहत को, ज़्यादा ख़तरनाक है, इनफैक्ट सिगरेट से भी एट टाइम्स ज़्यादा ख़तरनाक है। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफ, और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, वो बड़ी ज़रूरी है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन हमारे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब की एक ही ख्वाहिश है, हज़ारों नहीं है, और वो भी बड़ी मासूम सी है, कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल उनकी ये ख्वाहिश है कि काश उनके हाथों की लकीरों में दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनना लिखा हो। इसी ख्वाहिश में उन्होंने अपना हाथ जो है वो रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल के सामने फैला दिया और उनसे ये बोले कि देखो मेरी किस्मत में दोबारा वज़ीर आला बनना लिखा है या नहीं। और पता है क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट ये इसमें कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब रोम जल रहा था। मतलब जब पंजाब असेंबली में एक हंगामा बपा था, एक अफरा तफरी का आलम था, हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि वो बजट पेश कर दे। बेनियाज होके उस्मान बुज़दार साहब ने अपना, वो मैं जरा बड़ी स्क्रीन पे भी साथ साथ इस तरफ देख रहा हूँ, तो वो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज होकर, बेबहरा होकर अपना हाथ दिखाने में मसरूफ है, मौसूफ। वैसे पता है क्या, मुझे लगता है कि बड़े ब्रेव होते हैं वो लोग जो इस तरह की प्रेडिक्शंस के लिए किसी से राब्ता करते हैं, रुजू करते हैं, क्योंकि क्या पता कोई अगला आपको कोई ऐसी बात बता दे जो आपको स्ट्रेस में मुब्तला करता है, जो डिप्रेस कर दे, और एट टाइम्स होता भी है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब, हर किसी की अपनी अपनी है सोच के वो दिखाना चाहता है और जानना चाहता है कि क्या। अच्छा, वैसे ज़्यादातर जो बताया जाता है वो आपके पास इंसिडेंट जो हुए होते हैं वो बड़े प्रेडिक्टेबल से होते हैं, जो कि सभी के साथ हुए होते हैं। अच्छा, इर्द गिर्द मैं लोगों की ज़रा सूरत हाल भी देख रहा हूँ कि नोबडी इज़ प्रॉब्ली इंटरेस्टेड
कि उस्मान बुज़दार साहब की लकीरों में दोबारा वज़ीर आला बनने की है कोई लकीर शामिल या नहीं है शामिल। सो वो बाकी जो दो ख़वातीन हैं वो आपस में इर्द गिर्द बातें कर रही हैं। मुराद राज साहब डेस्क पे चढ़ के बैठ के पता नहीं किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और गपशप का माहौल चल रहा है। इसी दौरान बैठे हुए वो तो शायद आधे सो ही रहे हैं और बस एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर ओन स्टफ। और अच्छा वैसे आप ये देखें कि कुछ हिसाब किताब वो लगा रही है उनका हाथ देखकर। हाँ, ये पता चल रहा है, वो बता रही है। हाँ। लकीर बाय लकीर बताया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये है, इनसे रब्ता करना चाहिए वैसे सादिया साहिबा से। हमें एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है ना, एज अ माहिर इल्म नुजूम इन्हें दावत देनी चाहिए किसी वक्त शो में। अच्छा अब पता नहीं वैसे उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की है। उन्होंने बताया इनकी लकीरों से मुताल्लिक कि आगे कोई है इनका चांस या बस सफ़र इनका यहीं तक था वज़ारत आला वाला। क्वींस गैम्बिट याद आ जाती है, नेटफ्लिक्स की एक अमेजिंग तरीन सीरीज़ है, ज़रूर देखिएगा इन केस यू हैवंट वॉच्ड इट। खैर हिफ्ज़ा हमें ज्वाइन करेंगी मालदीव से ही, उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई उनकी तैयारी कैसी है और क्या मामलात हैं दीगर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पार्टी कारकुन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक्चुअली सवाल पूछना महंगा पड़ गया। हम यही कह रहे थे आपसे कि जो कारकुन होता है, जो फॉलोअर होता है, जो वोटर होता है, उसको तो चौकन्ना रहना चाहिए, उसको तो सबसे ज़्यादा सवाल करने चाहिए अपनी लीडरशिप से। लेकिन यहाँ उल्टी ही गंगा बह रही है। इमरान खान की मौजूदगी में दूसरे पार्टी कारकुनों ने कारकुन नासिफ की ठीक ठाक दुर्गत बनाई, ठुकाई कर दी और पार्टी कारकुन नासिफ ने इमरान खान से सवाल पूछा था कि नज़रियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूसी, मतलब सभी को पता है कौन है। तो बड़ा सही वैसे तो सवाल था और टू द पॉइंट सवाल था। दाएं बाएं जी, चापलूस जो हैं वो आपने अपने दाएं बाएं जमा कर लिया। ये सवाल कारकुन की जानिब से किया गया तो ऐसे हालात में पार्टी कैसे चलेगी। तो इमरान खान कहते रहे कि ना सिर्फ नासिफ को बोलने दें, लेकिन इमरान खान के मद्दाह कहीं रुकने वाले थे वो बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। और अगर ऐसी बदतमीजी और वो भी इमरान खान से की जाए तो कोई कर कैसे सकता है। चेयरमैन पीटीआई के मद्दाहों ने नासिफ को घेर कर खामोश करवाने की पहले कोशिश की, फिर मुंह फट और उसे बदतमीज शख्स करार दिया। और इमरान खान के जानसार कारकुन ऐसा ही समझते हैं इस मुंहफट को कि फिर उन्होंने सलूक क्या किया गया होगा, लातों घूसों से उसकी तवाज़ो की। यही नहीं, नासिफ को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया और अपनी ही पार्टी के कारकुनों के हाथों पिटने वाले नौजवान का ताल्लुक शेख रशीद के हल्के से है। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़े से पार्टी कारकुनों को एक सबक तो मिला है कि इमरान खान से कोई सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे इमरान खान आपको पता है ना कि अपने मनपसंद सहाफ़ियों को ही जवाब देना भी पसंद करते हैं, अपने मनपसंद और हम ख्याल सहाफ़ियों को ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दावत भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भी चले जाते हैं। और जुर्रत, उनकी जहनी कैफियत ऐसी ही है कि किसी की जुर्रत कैसे है कि कोई मेरे से सवाल कर सके। और शायद उनको इस नहज तक पहुंचाया है हम ही जैसे लोगों ने और उनके सपोर्टर, वोटर और उनके चाहने वालों ने। लेकिन बात तो ये है कि जब आपको लीडर बनाने वाले अवाम हैं, जब आपको लीडर बनाने वाले ये लोग हैं, जब आपको लीडर बनाने वाला ये मीडिया है जिसने आपको दिन रात दिखाया, आपकी तकरीरें सुनवाई, आपकी रेपिटेटिव तकरीरें सुनवाई, और सवाल सुनने का हौसला होना चाहिए। आप जवाब दें या ना दें, लेकिन आप सवाल सुनने का हौसला जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि इसको बोलने दो, उसको सवाल करने दो, इतना हौसला है सर, तो फिर उसके लिए पिटाई ही काफ़ी थी ना। उसको खूब मुक्के भी पढ़वा दिए और उसके बाद उसी को शो कॉज नोटिस भी भिजवा दिया। मतलब कुछ तो ख्याल कीजिए कि। लेकिन अपरेंटली खान साहब ने तो कहा उसे बोलने दो, उसे कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन शो कॉज नोटिस खान साहब की तकलीद करने वाले हैं या कारकुनान की एक तरबियत भी होती है। कारकुनान ने आके लातों और घूसों की बरसात इस शख्स पे कर दी जिसने एक टू द पॉइंट जो है वो सवाल किया था। खान साहब के नॉलेज में तो आ गया होगा ये मामला, कल दिन भर मीडिया पे चलता है। देखते कोई कार्रवाई होती है। नहीं, कार्रवाई हो गई ना, उसे नोटिस आ गया, शो कॉज वो भी। अच्छा, उसे नोटिस तो ना आता सर, अच्छी बात नहीं है वैसे। अच्छा जी, शतरंज को ज़हानत और दीगर, अब क्या है ये फतानत का खेल का फतानत और ज़हानत, मतलब फतानत ज़हानत जो है ज़्यादा मेरे ख्याल है इज अ बेटर वर्ड। शतरंज वही खेल सकता है जनाब जो कि बड़ा ज़हीन हो, कौन कितनी जल्दी ये सोचता है, कौन कितनी अच्छी चाल चलता है, सारी गेम ये इसी की है। मतलब मालदीव्स जाएं और आप चेस के सामने बैठे रहें, वैसे समंदर तो देख ही रहे होंगे बच्चे। कल से मगरबी एशिया यूथ चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो रही है, 23 जून तक ये जारी रहेगी और चेस चैंपियनशिप में 150 खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और थीम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ज़हीन बच्चे तमाम मसाइल के हल के लिए अदम तशद्दुद के कायल होते हैं।
बड़ा खूबसूरत इसका। ज़बरदस्त जनाब। हफ्सा कंवर भी हमारी ज़बरदस्त चेस प्लेयर हैं जो हिस्सा ले रही हैं। शी इज़ जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। बहुत शुक्रिया हफ्सा। बताइएगा मतलब आप क्या नेशनल लेवल पे चैम्पियन हैं हमारे यहाँ, और मतलब यू नो योर स्किल, यू नो योर जॉब, आप कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह इस मुकाबले को जीतने के लिए, कितनी पुरुम्मीद है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे ज़्यादा कि उन्होंने इतनी काबिलियत दी है। दूसरा ये कि नेशनल लेवल पे जहाँ तक पहुँचना और सारा, इसमें बहुत सारे लोग हैं पीछे, बहुत सारे स्कूल्स, टूर्नामेंट्स, चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, मेरा अपना भाई है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। भाई खेला करता था तो उसी को देख के मैंने शुरू किया। ही इज़ माई फर्स्ट टीचर। तो इसके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं और आप पर उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी आप जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से जरूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अच्छा, ये 150 बच्चों में से आप क्या सबसे ज्यादा, इससे पहले भी आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में कोई हिस्सा लिया है या दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल? दिस इज माय फर्स्ट इंटरनेशनल। और वैसे भी ये यूथ का, बच्चों का पहला ही टूर्नामेंट है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा हफ्सा, ये जो शतरंज का गेम है ये बड़े ही ज़हीन लोग खेलते हैं, क्योंकि ये देखना होता है कि कितनी जल्दी कौन कितनी बाजी लगाता है और कितनी अच्छी चाल चलता है। तो आप वैसे पढ़ाई में कैसी हैं? यकीनन आप पढ़ाई में भी बड़ी ज़हीन होंगी। और क्या पढ़ रही हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मैट्रिक के मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं कुछ दिन पहले। तो बेशक पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। और चेस एक अच्छा है स्किल, लेकिन तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। तालीम को प्राइम इम्पोर्टेंस हासिल है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तालीम में भी इज्जत रखी है आज तक, और यहाँ पर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। और दुआएं आपके लिए, नेक तमन्नाएं। हफ्सा, आप ये बताइए, आजकल के इस वीडियो गेम वाले ज़माने में जहाँ बच्चे PS2 और PS5 और पता नहीं कौन कौन सी बला से बाहर नहीं आते, मतलब आपके वालिदैन का वैसे मुझे इंटरव्यू ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने आपको भी, आपके भाई को भी, मतलब इस खेल की तरफ कैसे लगाया और उन चीज़ों से कैसे दूर रखा, या फिर एक बैलेंस रहा है हमेशा से घर में हर चीज़ का? हमेशा से हर चीज़ का बैलेंस रहा है। गेम इंट्रोड्यूस हुई थी घर में जब स्कूल ने कैंप्स लगाए थे चेस के, तो उधर से फिर मेरी बहन ने जाना शुरू किया, फिर भाई ने, तो तभी से आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? हाँ जी, फिर घर में खेलते रहते थे। फिर उसके बाद मैं जब 4 में थी तकरीबन, तो तब से खेलना शुरू किया था। वंडरफुल। अच्छा, हमने क्वींस गैम्बिट एक देखी थी, नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वंडर आपने देखी है कि नहीं देखी? तो जो क्वीन गैम्बिट ये होती है, ये एक्चुअली कोई चाल होती भी है या ये फर्जी बनाई हुई कोई चीज़ है? हाँ जी, वो चेस में ओपनिंग्स होती हैं, उसकी पूरी पूरी बुक्स होती हैं, वो आपने मेमोराइज करनी होती हैं। वो स्क्वायर्स के नाम होते हैं, उससे आपने पूरा मेमोराइज करना होता है कि आपने इस चाल के बाद कौन सी चाल चलनी है। तो क्वींस गैम्बिट एक सीक्वेंस ऑफ मूव्स है ओपनिंग में। अच्छा, तो और आई एम श्योर यू वर यू अवेयर ऑफ दिस मूव बिफोर यू वॉच दिस सीरीज, या फिर उसके बाद आपको ज्यादा इंट्रीग हुई आप इस मूव के बारे में पढ़ने और जानने के लिए? नहीं, दिस इज अ वेरी फेमस ओपनिंग, तो इसका तो हर एक को पता होता है। रॉयल लूपर्स और क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड एक्सेप्टेड, इनका तो सबको पता होता है। वंडरफुल। भाई उन्हीं को पता होता है ना जो खेलते हैं, जो शगफ रखते हैं, मतलब हम जैसों के लिए तो एक नई चीज़ थी। अच्छा, तो यू आर द ओनली पाकिस्तानी हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? नहीं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन लास्ट मंथ से थोड़ी देर पहले उन्होंने करवाया था एक क्वालिफायर फॉर नेशनल्स। तो उसमें जो थे विनर्स, द फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स, वो आए हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको खेलना आता है, आप अच्छा खेलते हैं, आप टैलेंटेड हैं तो आप आ सकते हैं। आपको अफोर्डिंग भी होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है और सारा, जिसकी वजह से कुछ बच्चे आप कह सकते हैं पीछे भी रह जाते हैं और सारा। लेकिन उन्होंने क्वालिफाइज करवाया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद वो उन्होंने उनको मतलब कोऑर्डिनेट किया उनके साथ और सारा। बच्चों के काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव उन्होंने उठाए, लेकिन उनके साथ जो अकम्पनीड हैं लोग, वो भी ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चे अकेले तो नहीं आ सकते। तो मेरी मामा हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो मेरे साथ यहाँ पर आई हैं, तो उनके सारे एक्सपेंसिव उन्होंने उठाए हैं। और मेरे जैसे हैं तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने उठाए, लेकिन फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है।
तो उधर जो क्वालिफायर्स हुए थे उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 15 ऐसे। और हफ्सा, आपके ख्याल में क्या एज ऐसी होनी चाहिए जब बच्चे को सीखना शुरू कर देना चाहिए? जैसे आप बता रही हैं कि अंडर एज 8 साल से भी बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें ये है कि बाकी मुल्कों में जैसे रशिया वगैरह, उनके चेस प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स हैं चेस के, और वो लोग मतलब बाय द एज ऑफ 3 और 4 वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद ही वो लोग मतलब 20s में जब पहुँचते हैं, जब टीन एजेस में, तो वो तो मास्टर बन जाते होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा हफ्सा, ये बताइए कि अब 150 खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी टेंशन तो ऐसे में होती है। अब कल से ये शुरू हो रहा है, आप कितनी होपफुल हैं जीतने के लिए? इंशाल्लाह जरूर। बाकी ये कि एक है मुझे कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कह सकते हैं कि मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे थे तो ये बच्चों ने आपस में जो सिलेक्ट हुए तो इन्होंने कुछ कैंप्स किए थे, तो उनमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती ताकि मेरी डेली प्रैक्टिस हो सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कहा कि तालीम को प्राइम इम्पोर्टेंस हासिल है, तो वो एग्ज़ाम्स में मैं मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं मतलब वो उस डेली प्रैक्टिस में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी उसके बाद मेरे 10th को ख़त्म हुआ, 10th का मेरा लास्ट पेपर था, उसके बाद 14th कल मैं आई हूँ यहाँ पर, तो तब तक मेरे पास 4 दिन थे जिनमें मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं दोबारा। बता दें हफ्सा कि आपने कहा कि बड़ा एक्सपेंसिव भी हैं मामला, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो टैलेंटेड हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मतलब चेस फेडरेशन आपने ये भी क्लियर किया कि मदद करती है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे मामला उठाना चाहिए ना कि हुकूमत को और दीगर लोगों को और इदारों को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर तो फेडरेशन बहुत काम करती है, चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स की बहुत कमी है। स्पॉन्सरशिप्स होंगे तो अगर जैसे बाकी लोग हैं तो इसी तरह से वो भी आगे आ सकेंगे, अगर उनको कोई स्पॉन्सर करने वाले होंगे जो टैलेंटेड हैं। your case very efficiently. Thank you हफ्सा, good luck इंशाल्लाह, play well, do well, make us proud, और इंशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो फिर हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अभी बात कर लेते हैं। थैंक यू। अभी बात कर लेते हैं, पंजाब ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने टिकटें जो हैं वो बांट दी हैं और अभी तक 18 टिकट्स जारी किए गए हैं, जिनमें सियासी खानदानों, रिश्तेदारों और इलेक्टेबल्स को 8 टिकट दिए गए हैं। तो हाल ही में मुस्लिम लीग नून से आने वाले 3 उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल चुका है। लाहौर में वो जायज़ है वैसे? अब ये देखना होगा, ये तो सवाल फिर करना चाहिए, लेकिन ये सवाल अगर कर लिया गया तो फिर वो नासिर जैसा हाल ना हो। लेकिन लाहौर में निस्बतन नजरियाती कारकुन जो हैं वो टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान टिकट देने से मुतालिक एक राय देते रहे हैं जिसमें तब्दीली आई है। पहले उनका ये मौक़िफ़ था कि वो कभी इलेक्टेबल्स को अपनी टीम में नहीं लेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए जरा। तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल्स पे डिपेंड करने वाली पार्टी नहीं है, ना थी। मैं लोगों को बार बार कहता था जी वो फलाना आ गया, वो आ गया जी, वो आ गया। मैंने कहा हमने अभी अपनी टीम सेलेक्ट नहीं की, अभी हम आपके सामने अपनी टीम नहीं लेके आए। मेरे से तब पूछना जब आप मेरी टीम देखें। और मेरा सबसे वादा है, था और इंशाल्लाह ये आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊंगा। क्या ये वाले इमरान खान थे? 2012 देखी, बाबर अवान, राजा रियाज, फवाद चौधरी, मतलब फिर हमने ये टीम भी देखी। फिर इस क्या, फिर तो दिल टूट जाता है, पता है ऐसी बातें सुन के। 2012 में खान साहब ने क्या कहा सुने आप, लेकिन 2018 में अगर खान साहब के मौक़िफ़ की बात करें तो वो तब्दील हो गया। 2018 के इंतखाबात में ना सिर्फ उन्होंने सियासी खानदानों को टिकट बांटे बल्कि इलेक्टेबल्स की हमायत की दलीलें भी दी। एक हमारा पुराना है लेकिन एक नया आ गया कैंडिडेट, वो जीतने की उसकी ज्यादा चांस है। अब मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतेंगे तो कोई तब्दीली लेके आएंगे। अगर आप इलेक्शन एनजीओ की तरह लड़ रहे हैं तो उसमें तो आदमी क्या, अच्छा जी पुराना है इसको पुराने को दे दो। पुराने नए की बात नहीं है, मेरिट की बात है। किसको देंगे? जिसकी इलेक्शन लड़ने की बेहतरीन चांस है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो इलेक्शन लड़ने की साइंस जान।
सो ये सारी सूरत हाल रही है, लेकिन फिर कुछ अर्से पहले इमरान खान ने अपनी गलती तस्लीम की और गलती तस्लीम करते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने टिकटों की तकसीम मेरिट पर नहीं की। फवाद चौधरी ने टिकट बांटने का नया तरीका भी बताया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की वो शामिल होगी कि जहाँ पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा वो मुकामी क़यादत उसका फ़ैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वफाक में, जिसके पास ये केस आएगा और वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। अब जब हुकूमत से बाहर हैं तो एक बार फिर वही गलती दोहरा दी है कि 18 में से 8 जो टिकट दिए गए हैं वो वही पुराने सियासतदानों के जो हैं सियासी खानदानों के लोग हैं उन्हें दिए गए हैं, और 3 वो हैं जो नून लीग छोड़ के आए अभी ताज़े। सुहेल बड़ाइत साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बड़ाइत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया और इसमें चौधरी आतिफ वगैरह जैसे कुछ पुराने कारकुनान को चांस मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो ज़ैन कुरैशी जैसे इलेक्टेबल्स की नजर आ रही है। तो आपके ख्याल में ये सिलेक्शन कैसी है? अच्छी सिलेक्शन है? मेरा ख्याल है बेस्ट पॉसिबल चॉइस जो है वो उन्होंने तहरीक इंसाफ ने की है, और इसी तरह नून ने तो देखें जितने टिकट थे वो उनको दिए जो पुराने PTI के लोग थे, तो एक तो वो भी सारे तकरीबन इलेक्टेबल हैं, और अगर नहीं इलेक्टेबल तो अब जो है नून की सपोर्ट उन्हें मिल जाएगी। मेरा ख्याल है टफ कॉन्टेस्ट होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी इलेक्शंस, दोनों पार्टियां बड़ा जोर लगाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जिन लोगों को बड़ाइत साहब तहरीक इंसाफ के तहत ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं उन पर एक ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाने की भी जिम्मेदारी आयद होगी। पार्टी के ग्राउंड पर तंजीमी हालत इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में पता लगी गई थी सबको, तो क्या इमरान खान के हर हल्के में जाकर ख़ुद जलसा करेंगे तब ये काबिल ज़िक्र असर पड़ेगा, या फिर ये लोग कैरी कर लेंगे सब कुछ? देखें, ये तो प्रॉब्लम है, तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतनी मुअस्सर नहीं रही, लेकिन ये है कि जो इमरान खान के जलसे हुए हैं, जो उनके रैलियां हुई हैं, उससे लोगों तक कम्युनिकेट तो हुआ है उनका मैसेज, लेकिन बहरहाल तवक्को यही की जा रही है कि नून पूरा जोर लगाएगी। नून की हुकूमत भी है पंजाब में और उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला भी है। अगर फ़र्ज़ करें वो 20 सीटों में से 14-15 नहीं जीतते तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने पूरा ज़ोर लगाना है। तो इसलिए PTI को भी पूरा ज़ोर लगाना चाहिए कि अपनी 20 सीटों में से कम आधी सीटें तो जीतें। सुहेल बड़ाइत साहब, तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक शोहरत ऐसी बन चुकी है जिसमें इमरान खान के इर्द गिर्द जो उन लोगों की अक्सरियत नज़र आ रही है जो कि नज़रियात की बजाय सियासी मफादात की वजह से इकट्ठे हैं, तो अब हामिद खान जैसे नज़रियाती लोगों को वापस लाया जा रहा है, तो क्या पार्टी में ये एक्सपेक्ट किया जाए कि कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि अब इस स्टेज पे पार्टी के अंदर कोई तब्दीली लाई जाएगी। पार्टी ने हुकूमत भी कर ली है, अब पार्टी अपोजिशन में भी है। अब मेरा ख्याल है पार्टी जैसी है वैसी रहेगी। अब नज़रियाती का मिक्स है, नज़रियाती भी हैं इसमें लोग, इलेक्टेबल्स भी हैं, इसी तरह मिक्स पार्टियां चलती हैं। ये एक परफेक्ट पार्टी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी में कोई कमी है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, और पीछे इसके जो एक बैकबोन होती है ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह बन जानी चाहिए। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट अगर हो जाता तो मेरा ख्याल है कि अब तक PTI की ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई होती। ये और कोई तरीका नहीं है मासवा इसके कि इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के ज़रिए पार्टियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नीचे तक बन जाती है, काउंसिल लेवल तक। बड़ाइत साहब, आपकी इंशाल्लाह से लग रहा है इमरान खान से ज़्यादा या तकरीबन उतनी पुरुम्मीद आप भी हैं और दुआ को भी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये जो मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली खान साहब की आ रही है, इसका कहीं पार्टी को नुकसान ना हो? अच्छा, असद उमर साहब कह चुके हैं कि वो 1 दर्जन से ज़ायद हल्कों में इमरान खान साहब जो है वो जलसा करेंगे, और सर्टनली उसका इम्पैक्ट होता है। बड़ी ज़बरदस्त फिल्में आने वाली हैं। बहुत सी फिल्मों का तो हम ईद उल अज़हा के
पे दीदार करेंगे, नजारा करेंगे। सिनेमा चूंकि मुकम्मल तौर पे खुल चुका है तो अब फिल्में भी आ रही हैं और रिवायती कहानियों से जरा हट के फिल्में आ रही हैं। बल्कि एक फिल्म तो भाई अभी 2 दिन बाद ही आ जाएगी वीकेंड पे तो, और रिवायती कहानियों से हटकर जो फिल्म आ रही है उसका नाम भी बता दें आपको। ये पाकिस्तान की पहली कॉमेडी हॉरर फिल्म है एज इन मॉडर्न एज सिनेमा की और इसका नाम है पीछे तो देखो। और इसमें बहुत ज़बरदस्त हमें लोग नज़र आ रहे हैं, जिसमें पेश जो हैं वो यासिर हुसैन हैं, आदि हैं और बड़े लोग हैं। और सईद आतिफ अली ने ये फिल्म लिखी है। ज़रा यासिर हुसैन से जान लेते हैं कि भाई उन्होंने कैसा फ़ैसला किया ये फ़िल्म करने का, क्योंकि वो तो ख़ुद बड़ी ज़बरदस्त फिल्में लिख चुके हैं, कर चुके हैं, अदाकारी भी उनमें की है। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, अदरवाइज़ तो हम कराची में होते तो आपको ये स्टूडियो में बुला लेते। अभी बताइएगा कि आपने इससे पहले भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में की हैं और बड़ी सुपरहिट फिल्में भी की हैं जिनको आपने खुद लिखा भी, तो उसके बाद ये फिल्म करने का डिसीजन किस बुनियाद पर आपने लिया? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं किसी काम की वजह से इस्लामाबाद में हूँ, वरना मैं ज़रूर वहाँ आता। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पर्सनली ये मॉर्निंग शो जियो का जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो लोग बातें करते हैं आप, और आज मैम है नहीं, वो मेरे ख्याल कहीं गई हुई हैं, लेकिन वो बड़ी सेंसिबल बातें होती हैं और वो सुनने में मज़ा आता है। लगता है कि आप किसी पढ़े लिखे इंसान की बात सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट दे दूँ। दूसरा, फिल्म जो है वो मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि एक तो ये बिल्कुल नया जॉनरा है मेरे लिए। मैंने कॉमेडी तो की है पहले, सीरियस भी फिल्म की है जावेद इकबाल, लेकिन हॉरर कॉमेडी नहीं की। तो मुझे खुद हॉरर फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। तो मैं चाहता था कि मैं कोई पाकिस्तानी हॉरर फिल्म करूं, क्योंकि हमने जब भी पाकिस्तानी हॉरर फिल्म देखी है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हंसी आ रही है, यार ये तो हॉरर नहीं है। लेकिन इस दफा जो मैंने ये फिल्म की तो उन्होंने जिस तरह मुझे समझाया कि इस फिल्म में जो हॉरर होगा वो वाकई हॉरर होगा और जो कॉमेडी होगी तो वो तो कॉमेडी करनी है। तो अच्छी फिल्म यूं है कि आप एक लम्हे में डरेंगे और अगले लम्हे में आप हंस रहे होंगे, और वो जो डरेंगे वो आप हॉरर देख के ही डरेंगे, और जो हंसेंगे वो कॉमेडी पे हंसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हॉरर पे हंस रहे होंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है हाँ कैरी करना। मतलब हमारी ये स्टैंडर्ड इतने लो हैं इस काम में, क्योंकि हमें यकीन फिर भी नहीं आता ना। और बॉलीवुड की अगर हम कोई फिल्म देखें और अगर वो हॉरर हो तो वो फनी लग रही होती है, लाइक कॉमेडी उस पर ज्यादा नजर आ रही होती है, लेकिन हॉलीवुड में ऐसा नहीं है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तानी फिल्म जो बन रही है कॉमेडी एंड हॉरर, उसमें क्या हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसमें ना हमने जो बचपन से किस्से कहानियां सुने थे ना कि यार वो एक फलानी रोड है, वहां पे एक चुड़ैल है जिसके पाँव उल्टे होते हैं, इस तरह की ना सबने ये नॉस्टैल्जिक कहानियां ये हम सबने सुनी है। तो वो इसी रीजन की कहानियां, तो इसमें ना वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है कि आप अगर नहीं भी डरना चाह रहे होगे ना तो आप वापस बचपन में जाएंगे और डरेंगे। अभी जो ट्रेलर आया है उससे यही लग रहा है कि ये कोई 2 दोस्त हैं और किसी हॉन्टेड हाउस में जाते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ऐसा ही है कुछ? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं जाते, बेचारे मजबूरी में छुपने के लिए जाते हैं कुछ ढूंढों से, और वहां के होके रह जाते हैं फिर ये, क्योंकि वहां अंदर दुनिया ही और है। और वो ये एक्सप्लोर करते जाते हैं और वो बहुत मजे की चीजें उसमें आतिफ साहब ने शूट की हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा शूट होगा। जब मैंने देखा तो कहाँ शूट किया? मुख्तलिफ सी लोकेशंस लग रही हैं इस फिल्म की। कराची तो लोकेशन हैदराबाद दिखाया हमने, ये सारा जो क्रिकेट हो रही है ये सारी जगह हैदराबाद की हैं, वहीं के हम लोग दिखाए हैं। और नाकारा किस्म के 2 लड़के हैं जो जाके एक और शूट भी हैदराबाद में किया ज्यादा आप लोगों ने? हमने हैदराबाद और कराची में बराबर शूट किया। अच्छा, 2 दिन बाद आउटडोर्स हैं सारे वो हैदराबाद के हैं। ठीक है, या सिर्फ 2 दिन बाद आ रही है तो अभी तो खैर जो ऑन गोइंग सोशो पॉलिटिकल एक क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो यकीनन उससे एस्केप मिलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं ये फिल्म देखकर पाकिस्तानियों को। बिल्कुल एस्केप मिलेगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान की सिचुएशन भी इस वक्त हॉरर कॉमेडी ही है कि आपको बहुत डर भी लगता है और साथ साथ आपको कभी-कभी हंसी भी बेबसी पे हंसी भी आ रही है। हाँ जी, एक्चुअली इससे बेहतर इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था सूरत हाल को। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जो रोमांस है वो इन 2 लड़कों को चुड़ैलों से प्यार हो जाता है, तो इसका रोमांस बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, बहुत मुख्तलिफ है। तो वो जब आप देखेंगे आपको वाकई मजा आएगा। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मेरी फिल्म है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म वाकई अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। इससे पहले भी एक अच्छी फिल्म मैंने की थी, वो बैन हो गई। इससे पहले कि ये भी बैन हो, आप लोग जरूर देख लें इस फिल्म को। हम ये देख लेंगे क्योंकि हमें ना बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाली फिल्म नहीं चाहिए। आजकल माहौल ऐसा नहीं है
मतलब सोच विचार हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत है, हमें बस कोई ऐसी हल्की फुल्की सी फिल्म चाहिए यासिर जो हम देख लें, एंटरटेन हो जाएं, हंस खेल लें और वापस आ जाएं। मतलब बहुत सोचने पे मजबूर ना करने वाली कोई फिल्म है, मुझे लग रहा है ये, आई एम श्योर। हाँ, सोचने पे जो है ना हमें बहुत ज्यादा लोगों ने मजबूर पहले ही कर दिया, हम यही नहीं सोच पा रहे किसके साथ चले। तो ये वक्त की जरूरत है। अच्छा यासिर, अब आप हमारे साथ हैं ही तो ये भी पूछ लेते हैं कि जावेद इकबाल जो रिसेंटली आपकी फिल्म आई, उस पर कैसा रिस्पॉन्स आया? नहीं जी, वो फिल्म नहीं रिलीज हो सकी, वो बैन हो गई पाकिस्तान में, लेकिन इंग्लैंड में वो एक यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी और वहाँ की ओपनिंग फिल्म के तौर पे वो चूज की गई। वहाँ से मुझे बेस्ट एक्टर का, मेरे डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बोलेया को। तो हम 2 अवार्ड्स लेकर आए 20 मुल्कों में से। हाँ जी, अभी वो बर्लिन आर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हो गई है फिल्म, तो वो फेस्टिवल्स में तो बहुत पसंद की जा रही है। आई डोंट नो पाकिस्तानी अवाम से क्यों दूर रखा जा रहा है उसको, ये सवाल आप लोग जरूर उठाएं, आप बहुत बड़े चैनल पे बैठे हुए। नहीं, हम सर्टली जब ये मामला हुआ था तब भी हमने उठाया था कि बैन करना तो कभी भी किसी भी सूरत हाल का हल नहीं होता। मतलब लोगों को नहीं पसंद आएगी, लोग खुद ही देखने नहीं चाहेंगे। मतलब क्या हम किस तरह लोगों को उंगली पकड़ के डिक्टेट कर सकते हैं कि ये नहीं देखें, ये देख बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें इतना सोचना क्या है। हाँ, और ये पीछे तो देखो कि दोबारा से बात कर लेते हैं, म्यूजिक का है इसमें मामला जरा अच्छा सा। आवाज आ रही है यासिर? मैंने कहा म्यूजिक। हाँ बताओ। म्यूजिक का मामला जो है, इसमें एक बिल्कुल नए कंपोजर हैं जिन्होंने जो इसमें 2 एराज दिखाया है। मैं पीछे तो देखो से मुराद ये है कि जरा कहानी में पीछे तो देखो कि पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज इस घर में। तो वो जब बैक स्टोरी में जाते हैं तो 1970s में चले जाते हैं, तो वो जो सारा म्यूजिक है वो उस एरा में बेस करता है 1970s में। और सिर्फ एक गाना है जो हम लोगों का, वो भी असल में तो 80s का ही गाना है, मैडम नूर जहां का पुराना गाना है, तो वो हमने इसमें दोबारा इस्तेमाल किया। तो एक पुराना गाना है, बाकी जो म्यूजिक है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मगर वो स्टाइल बिल्कुल 70s का है। अच्छा, मेकअप्स और गेटअप्स की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि यासिर हॉरर को हॉरर दिखाने और लगाने में डीओपी का, लाइटिंग का, मेकअप आर्टिस्ट का भी बड़ा किरदार होता है। तो वो आप जरा वो अप टू द मार्क सारा मामला है इस फिल्म में हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? सर, ऐसा मामला है कि जब इन लोगों के गेटअप्स होते थे, मैं वो वाहिद एक्टर हूँ इस फिल्म में जिसका गेटअप नहीं हुआ है, बाकी सबके गेटअप्स हुए हैं। तो जब इन लोगों के गेटअप्स होते थे, ये खुद अपनी शक्लें नहीं देख सकते थे शीशे में, हम तो देख ही नहीं सकते थे। मतलब वकार इतने हॉरिफिक लगे हैं इसके अंदर कि मैं बता नहीं सकता। मेकअप आर्टिस्ट ने इतने नए तजर्बे किए हैं इसके अंदर, उन्होंने उनके होठ ही चिपका दिए थे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो वो उसके बाद जो उन्होंने मेकअप किया वो बहुत ही आला मेकअप किया। तो एक दूसरे को देख के भी आप लोग डर जाते होगे? आप जैसे बता रहे हैं कि गेटअप टीम बड़ी स्ट्रांग थी। हाँ। बिल्कुल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, हम एक फार्म हाउस पे शूट कर रहे थे, तो रात के टाइम वकार गेटअप में थे अपने, तो उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खा रहा तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ, तो बाहर झूले पे बैठ गए, विग उनकी लगी हुई थी और आगे से चुड़ैल बने हुए थे वो। तो साथ वाले फार्म हाउस पे कोई फैमिली आई हुई थी पिकनिक के लिए, उनमें से किसी लड़के ने देखा कि यार रात के टाइम में एक लड़की झूले पे बैठी हुई है, तो वो जरा सामने आ गया। वकार को हेडफोन्स लगे हुए थे, उन्हें पता नहीं चला, वो अपने धुन में थे। जब उसने वकार ने सामने देखा तो एक लड़का जमीन पे तड़प रहा था, उसे लगा कि चुड़ैल है। तो वकार के चूंकि होठ चिपके हुए थे तो वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो वकार ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये मेकअप है, तो उनकी जो आवाज निकली उससे वो और डर गया। तो वो बिल्कुल इस पोजीशन में था कि वो थोड़ी देर में मर जाएगा। तो फिर क्रू आ गया और क्रू ने उसे उठाया और समझाया कि भाई शूटिंग हो रही है, ये असली नहीं। तो ये हालात थे। That is quite funny. We certainly look forward to watch this film. मतलब जिस उनकी किस्से इतने मजे के। एक इंटरेस्टिंग बात इसकी और बता दूं। और बता दें आप, सारे 2 बता सकते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। ग्रीन स्क्रीन का बहुत काम है इसके अंदर, बहुत सारी लोकेशन जो आपको फिल्म में दिखेंगी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो सब ग्रीन स्क्रीन पे 40% की फिल्म क्रोमा पे, ये 40% क्रोमा पे शूट हुई है ये फिल्म। और जो स्पेशल इफेक्ट्स वाले उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप ट्रेलर देखें तो उसके एंड में एक शॉट है जिसमें वो चुड़ैल जो है ना मेरे ऊपर ऐसे आ जाती है और उसके बाद वो पानी बन के गिर जाती है। तो वो बहुत ही जबरदस्त इन्होंने चीजें शूट की हैं इसके अंदर, और ऐसे ऐसे सीन्स और सीक्वेंसेज हैं जो बिल्कुल लगता नहीं है कि यार ये पाकिस्तानी फिल्म में हो सकते हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। चलें, जबरदस्त। यासिर, गुड लक टू यू एंड योर टीम,
और इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा इजाफा यकीनन ये होगा। हॉरर एंड कॉमेडी का इम्तिजाज जो है समय देखने को मिलेगा ना। थैंक यू यासिर फॉर बीइंग विद अस, गुड लक। इंशाल्लाह हम जरूर देखने जाएंगे विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि कराची में एक बार फिर से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान हो गया है, जिस पे आज से अमल शुरू होगा। बेहतरीन फैसला है, लेकिन यहाँ दो मसले हैं। एक तो ये कि ये ऐलान पहली बार नहीं हुआ। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के ऐलानात दहाइयों से हो रहे हैं, कई बार मुहिम चली है, फिर सब माकूल पर आ जाता है। 2019 से इंशाअल्लाह प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है कि से नो टू प्लास्टिक बैग। रिडेबल प्लास्टिक शॉपिंग बैग मौजूद होंगे, वहाँ सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी, चाहे वो दुकानें हों, चाहे वो कारखाने हों, चाहे वो होलसेल मार्केट्स हों। जहाँ पे भी हम लोगों को छापा मारना पड़ेगा, जिधर भी 14 अगस्त के बाद हम लोगों को इसको सील करना पड़ेगा। हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी DG EPA के साथ हम लोग वॉच डॉग है हमारी मिनिस्ट्री, और हम इसको इंशाल्लाह, और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लास्टिक बैग से आलूदगी समेत कई मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन दरअसल प्लास्टिक बैग्स की बाकायदा एक सनत कराची में कायम है और कई घरानों का रोजगार इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत जब तक इस सनत से वाबस्ता लोगों के लिए मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त नहीं करेगी तो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कैसे रोक सकती है। अगर सिंध हुकूमत प्लास्टिक बैग्स को खत्म करने में संजीदा है तो इन इशूज को जहन में रखते हुए पॉलिसी तरतीब दे, वरना इस बार का ऐलान भी सिर्फ ऐलान ही रह जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आगाही मुहिम चलाएं। इसमें लोगों को जरूरत है कि वो अपने घर से भाई अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी साइकिल पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी सवारी में एक कपड़े का थैला रख लें। मतलब आप कपड़े का थैला, और आपको पता ही है बहुत सारे जो ये सुपर स्टोर्स होते हैं वो चार्ज करते हैं फॉर द बैग्स, पैसे लेते हैं। सो उसको वो भी इसीलिए किया जाता है ताकि आप डिस्करेज हों पैसे खर्च करिए बैग खरीदने से। सो मेरा ख्याल है एक तो उसकी कीमत बढ़नी चाहिए उस बैग की जो चार्ज होता है वहाँ पे, और दूसरा ये कि आप अपना साथ अपना कपड़े का थैला रखें। शर्जील मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। शर्जील साहब, बड़ी अच्छी बात है, ऐलान हो गया है, पहले भी कई बार हुआ है, इस मरतबा सर ऐसा नया क्या होगा? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली पाबंदी पहले भी काफी दफा गवर्नमेंट तरफ से लगाई गई है, और जहाँ पे ये शॉपिंग बैग्स बनते थे उन पे भी सख्ती की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये नई नई छोटी छोटी ये मार्केट दुकानें बन जाती हैं जो इस तरह के शॉपिंग बैग्स बनाती हैं। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि जी ये शॉपिंग बैग जो है वो आपके ड्रेनेज सिस्टम को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके साथ साथ भी जब भी कहीं पे भी कचरे वगैरह को बर्न भी होते हैं तो वहाँ पे भी जो ये एनवायरनमेंट हैजर्ड है, तो इसलिए ये पूरी दुनिया से सख्ती से जो है इस चीज़ की पाबंदी आ गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग अभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले भी मना किया, और अभी खास तौर पर क्योंकि इसका इस्तेमाल से ड्रेनेज में ब्लॉकेज और ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट इस पर सख्ती कर रही है कि इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। लेकिन शर्जील साहब, ये ऐलान पहली बार नहीं हुआ, बहुत दफा प्लास्टिक बैग्स बैन करने की बात हो चुकी है और कई कैंपेन्स भी चली, लेकिन 2-4 दिन बाद सब फिर रूटीन पर आ जाता है। तो इस दफा हुकूमत वाकई सीरियस है, ये कैसे मान लें? देखिए जी, गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है, और ये काम बेसिकली है लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, इनकी जिम्मेदारी है, और जो उनके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह कि उस चीज़ को यकीनी बनाए। तो पहले भी कैंपेन चल चुकी हैं, लेकिन अब क्योंकि हमेशा ये टाइमली बंद होती हैं, फिर ये लोग फिर दोबारा ये चीज़ें शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ईजी कम खर्चे में चीज़ें बन जाती हैं। बाकी जो पेपर बैग्स वगैरह वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए लोग इसको जो छोटे छोटे दुकानदार या ठेले वगैरह भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अब गवर्नमेंट फिर इसमें ज़्यादा सख्ती कर रही है कि इसको एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए इस चीज़ से बचा जाए। देखिए, हमारी प्लानेट के लिए, हमारे कुरायाज, हमारे मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन आजकल जो गुर्बत के हालात हैं, सैकड़ों ख़ानदानों का रोज़गार इन्हीं बैग्स बनाने से जुड़ा है। तो सर उसका कोई अल्टरनेटिव प्लान है आप लोग, इन लोगों के लिए कुछ सोचा है आपने? देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि किसी गलत चीज बंद करना। अगर कोई एक चीज जो कि ऑलरेडी एक बैंड आइटम है उसको गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, अगर उस पर फिर भी अगर वो लोग चला रहे हैं तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये है
कि वो गवर्नमेंट से मुआवनत करें, हम उनको जो है वही चीज़ वो पेपर बैग्स बनाने में अपना किरदार अदा करें जो उनको गवर्नमेंट लेवल पे जो हेल्प चाहिए गवर्नमेंट अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया आपका। एक मैकेनिज्म इसके लिए फिर बनाने की ज़रूरत है कि अगर आप मुतबादिल नहीं दे सकते तो ये है कि जो पेपर इंडस्ट्री से की तरफ इन्हीं लोगों को जो इधर इनका रोजगार जुड़ा है उस तरफ जोड़ दिया जाए। भाई कपड़े के थैले घर से लेके जाएं, खाकी लिफाफे जो मिलते हैं वो तो हैं ही, अखबारों से फिर बैग्स बन सकते हैं और रीयूजेबल है, आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है अपने बच्चों को लगा दें, ये जो अखबार घर पे आते हैं आपने पुराने अखबार उठाए बच्चों को लगा दें, आप गोंद लगा के ग्लू लगा के बच्चों से कहें जी बैग्स बनाएं। So you know there are a lot of things that can be done. आज एक ट्रिब्यूट हमने और देना है, हैप्पी बर्थडे कहेंगे लिविंग लेजेंड जांशेर खान साहब को। 53 इयर्स के हो गए हैं, 53rd इनकी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे। स्कॉच की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाए जाने वाले जांशेर खान ने पाकिस्तान के लिए अनगिनत टाइटल्स जीते हैं और फिर ये घुटने की इंजरी के बायस कोर्ट से इन्होंने दूरी इख्तियार की, लेकिन हमारे दिलों में आज भी बसते हैं। अभी हम बात करेंगे बुजुर्गों से बदसलूकी की रोकथाम का शऊर उजागर करने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये बताना है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि शफकत, मोहब्बत और तजुर्बे की दौलत से माला माल होते हैं। और इस साल का उन्वान है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो बुजुर्गों का एहतराम और उनकी खिदमत करने के लिए लोगों में शऊर उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, डिजिटल इक्विटी वैसे तो तालीम के लिए ये लफ्ज़ यहाँ मुराद है, लेकिन इसका मतलब बुजुर्गों का भी इंटरनेट की सहूलतों पर वैसा ही हक है जैसा कि जवान लोगों का है। सो वैसे तो माशाल्लाह हमारे इर्द गिर्द तमाम बुजुर्ग सीख गए हैं, लेकिन इफ़ समबडी हैज़ नॉट लर्नड इट येट, सो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको सिखाएं कि ये स्मार्टफोन या ये टैबलेट या ये कंप्यूटर या ये ईमेल या ये व्हाट्सएप या ये फेसबुक या ये इंस्टाग्राम या ये स्नैपचैट या ये टिकटॉक कैसे इस्तेमाल करना है। या आपने अपने दिमाग में अगर नोशन, वैसे तो मेरा आई एम श्योर बनाई नहीं होगी, लेकिन अगर बना ली है कि ये बुजुर्गों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, तो इट इज़ द टाइम कि आप उसे ख़त्म करें, क्योंकि जितने हम इंसान हैं इतने ही बुजुर्ग भी इंसान हैं और वो तो हमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं। और बुजुर्गों की इसमें मदद करने में आप एजिटेशन महसूस ना करें, आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। मोबाइल और दीगर डिजिटल आलात का इस्तेमाल कैसे करना है इसमें उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। और पता है क्या, हेजिटेशन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब आप ही की सहूलत के लिए भी है ये, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारी जिम्मेदारियां, आपको पता है बुजुर्गों को शौक होता है वो घर की जिम्मेदारियां अभी भी उठाना चाहते हैं। डिजिटल दुनिया है, वो ऑनलाइन ग्रोसरी भी कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है तो आपकी जिंदगी भी आसान टाइम पास है, हाँ। उनके लिए बड़ा अच्छा और उनका ध्यान भी लगा रहेगा। तो मेरे अम्मा अब्बा अक्सर रात को मैं देख रहा होता हूँ, आवाज आ रही होती है कमरे से, फेसबुक पे वीडियोस देख रहे होते हैं जिनमें से कुछ लोगों को मैं फॉलो करने को मना भी करता हूँ, लेकिन फिर भी चाहे उनकी मर्जी है, इट्स देयर फ्री विल। हम कल मिलेंगे आपसे।